हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। ठीक है, जैसा आप सभी लोगों को पता है जो अपना क्लास चल रहा है, ठीक है, ये क्लास नंबर 9th है। ठीक है, और हो सकता है ये लास्ट क्लास हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस क्लास को लेकर। स्टार्टिंग में तो आपने बहुत अच्छा देखिए, हर एक वीडियो पे लाइक जो आते हैं या फिर कमेंट जो आते हैं उसी से पता चल जाता है कि आप क्लास को लेकर इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। देखिए, और भी वीडियो में हम नहीं बोलते हैं कि लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन मुझे ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी जो क्लास आप तक पहुंच रही है ये कुछ आप लोगों के फ़ायदेमंद है या नहीं, वो आप लोग ही बता सकते हो। जब वीडियो को देखेंगे या फिर कमेंट करके बताएंगे क्लास अच्छी है या क्लास में कुछ कमी है, उस चीज़ को लेकर आप बताएंगे तभी हम जान पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि लाइक या कमेंट करके इस चीज़ को बताना तो पड़ेगा आपको कि क्लास कैसे है। लेकिन मैंने देखा पिछले 2 वीडियो में आपके कुछ ज़्यादा रिस्पांस ना हुए, इसलिए इस क्लास को अब हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि भैया वही चीज़ है ना, जिस चीज़ में आप लोगों को रुचि नहीं है, भैया इंसान क्या कर सकता है यार। आपके टाइम बचत हो, आपके टाइम की बचत हो, पढ़ाई के समय डिस्टर्बेंस ना हो, उसी को लेकर हर एक वीडियो पे जो भी आपको क्लास हम प्रोवाइड करते हैं उसमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है, उस पर आप कर देते हैं, उसमें मोनेटाइजेशन ही नहीं लगाते ताकि आप में ऐड ना आए। और यूट्यूब को भी मेल कर दिया जाता है कि इस वाले वीडियो पे ज़्यादा ऐड ना आए। ठीक है, तो टॉपिक वाइज थियरी और एमसीक्यू चल रही है आपके क्लास को लेकर। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व, ये चैप्टर, ये टॉपिक है आपके सिलेबस में दे रखा है और उसका लास्ट पार्ट हो सकता है इस वीडियो में। ठीक है, हमने ऐसा अब तक जितने टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक करवाए हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये गारंटी है आपके एग्ज़ाम में अगर उस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो भैया बिल्कुल नहीं छूटेगा, आप आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि हमने थियरी कवर किया ही है, प्लस एमसीक्यू भी करवा दिया है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा दिया है। एक पेपर की बात नहीं, जितने भी अब तक 10 सालों में एनएम के किसी भी राज्य में पूछे गए प्रश्न है सबको उठा के डाल दिया है। अब कुछ लोग फीस जो दिए हैं भैया, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोगों को क्लास भी दे देंगे हम, लेकिन इस चैनल पे नहीं। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप बनाई है, ठीक है, जहाँ पे क्लास होगी वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। कुछ टाइम के लिए रहेगी वीडियो, उसके बाद प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फीस दे चुके हैं, फी जिसके कारण आपको तो पूरा 38 टॉपिक हम करवाएंगे ही करवाएंगे, थियरी के साथ करवाएंगे, टेस्ट भी आपका हम लेंगे। ठीक है, जब तक पेपर नहीं होता तब तक टेस्ट भी आपका चलता रहेगा, और आपकी थियरी कंप्लीट होने के बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू, हर एक टॉपिक से 150-200 एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके बच्चे हैं, तीन पार्ट तो इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, जो भी अभी बच्चे हैं हम इस पार्ट में कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इंजेक्शन टीकाकरण करते हैं आप। ठीक है, इंजेक्शन लगाने में एएनएम की क्या भूमिका रहती है, उस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे कि इंजेक्शन लगाने में एएनएम का क्या रोल रहता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, बना हुआ है। ठीक है, तो इंजेक्शन लगाने में सबसे ज़रूरी हो जाता है सावधानियाँ में आप क्या पढ़ेंगे भैया, टीकाकरण और दवाई देने के दौरान सावधानी बरतना ज़रूरी है। पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ठीक है, बीमार बच्चों को टीका न दें। बीमार का मतलब जैसे उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है या फिर गंभीर कुपोषण की स्थिति में हो तो टीका स्थगित कर दें। ठीक है, उल्टी हो रहा है, ऑलरेडी आप टीका लगाएंगे तो हो सकता है संभावना बढ़ जाए उसकी वोमिटिंग और ज़्यादा होने लगे, या फिर दस्त हो रहा है तो ये भी संभावना बढ़ जाती है कि दस्त ज़्यादा हो जाए। ठीक है, या फिर कुपोषण की स्थिति में है, बच्चा ज़्यादा ताकतवर नहीं है, बच्चा ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तब भी आप टीके को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बीमार बच्चों को टीका ना दें, ये रोल अदा करता है टीकाकरण में एक एएनएम का। ठीक है, दूसरा बात कर लें, बरसात में टीकाकरण से बचें। ठीक है,
ताकि संक्रमण का जोखिम कम हो। ये भी एक रोल है टीकाकरण में एनम का। ठीक है, हर बार नई सुई का प्रयोग करें, ध्यान देना है, हर बार नई सुई का प्रयोग करना है। टीका लगाने से पहले उसकी समाप्ति तिथि को भी जांचना जरूरी होता है। और घावों पर टीका ना लगाएं, जैसे ऑलरेडी घाव है तो आपको वहाँ पे टीकाकरण नहीं करना है। ठीक है, ये भी आपका एक अहम रोल हो जाता है टीकाकरण में। ठीक है, एनम का। स्वच्छ वातावरण में टीका लगाना अनिवार्य है। ठीक है, और दवा और टीके की खुराक का सही ज्ञान होना जरूरी है। देखिए, दवाई देने के 5 सही तरीके। ठीक है, 5 राइट के बारे में आपने पढ़ा होगा एकेडमी के दौरान। ये भी एक प्रकार का रोल है। ठीक है, सावधानियां में आ जाता है, रोल है, एनम का टीकाकरण में रोल है। सही मरीज यानी राइट पेशेंट दवा या टीका केवल उपयुक्त व्यक्ति को देना। सही दवा, सही प्रकार की दवाई, टीका का चयन, और सही मात्रा, सटीक खुराक देना। ठीक है, सही समय। ठीक है, ये 5 राइट हैं। सही समय, निर्धारित समय पर दवा या टीका देना। सही मार्ग, ठीक है, सही रूट होना चाहिए। दवा देने का उचित तरीका, मौखिक या इंजेक्शन या अन्य तरीके। ठीक है, तो ये 5 राइट शॉर्टकट में। अब देखिए, इंजेक्शन सुरक्षा। टीकाकरण में इंजेक्शन की सुरक्षा, इंजेक्शन की सेफ्टी भी अहम रोल होता है एनम का। ठीक है, तो क्या इसमें देखेंगे, विसंक्रमित, ठीक है, प्रक्रिया अपनाएं। सुई और सिरिंज पूरी तरह से स्टरलाइज होने चाहिए, और ऑटोक्लेव सुई सिरिंज का प्रयोग करें ताकि संक्रमण ना फैले। ठीक है, रोगी को आरामदायक स्थिति में रखें और इंजेक्शन से पहले समझाएं। एक बार इस्तेमाल होने वाली सुई, ठीक है, दोबारा उपयोग न करें। अब देखिए, चौथे पॉइंट में सिरिंज और सुई की देखभाल भी एनम का रोल हो जाता है टीकाकरण में। किस प्रकार से सिरिंज और सुई का देखभाल करेंगे। कांच की सिरिंज साफ और विसंक्रमित रखें। सिरिंज को पिस्टन और बैरल सहित गर्म हवा या भाप से विसंक्रमित करना प्रभावी है। अब देखिए, सुइयों की सफाई। उपयोग के बाद ठंडे और गर्म पानी से धोना। सुई के छिद्र अवरुद्ध होने पर पतले तार का प्रयोग करें। हालांकि ये चीज़ें नहीं है, अब नई डिस्पोजल हर बार यूज करना होता है। ठीक है, सुई की नोक को मैग्नीफाइंग ग्लास के जांचें और अगर मुड़ी हो तो उसे ठीक करें। सुइयों को 10 से 20 मिनट तक उबालना जरूरी है ताकि सभी रासायनिक अवशेष निकल जाएं। अब देखिए, महत्वपूर्ण सुझाव भी है, जैसे कुपोषित बच्चों में टीकाकरण से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। इंजेक्शन देने के बाद आप प्रयुक्त सुई सिरिंज का सुरक्षित निपटान करें। ये नहीं कि अपने सेंटर पे बाहर ही फेंक के चले आओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्वच्छता बनाए रखना एनम की प्राथमिक जिम्मेदारी है ताकि संक्रमण से बचा सके। ठीक है, तो ये सारे हमने देख लिया भैया, टीकाकरण के दौरान क्या एनम का रोल होता है। अब हम एमसीक्यू बना लेते हैं फटाफट, जो भी आपने ऊपर पढ़ा एमसीक्यू बना लेते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न, टीकाकरण के दौरान कुपोषित बच्चों के लिए उचित कदम क्या होगा। देखिए, कुपोषित बच्चों के लिए उचित कदम क्या होगा, या फिर आप एनम हैं, टीकाकरण करने जा रहे हैं, आपके पास कुपोषित बच्चा आ गया है, तो आप क्या कदम उठाएंगे, ये बताना है। बिना देरी के तुरंत टीका लगा देना चाहिए, या फिर टीका लगाने से पूरी तरह मना कर देना चाहिए, या फिर टीकाकरण से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, या फिर बच्चों को अतिरिक्त खुराक देना चाहिए। नहीं, अतिरिक्त खुराक क्यों देंगे। बिना देरी के तुरंत टीका लगा देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। टीका से पूरी तरह मना कर देना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते हैं। टीकाकरण से पहले डॉक्टर की सलाह लेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टीकाकरण से पहले डॉक्टर की सलाह लें। स्पष्टीकरण व्याख्या आप पढ़ सकते हो। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, टीकाकरण के बाद प्रयुक्त सुई सिरिंज टीकाकरण के बाद प्रयुक्त सुई और सिरिंज का सही निपटान कैसे किया जाना चाहिए। उन्हें अगली बार उपयोग के लिए स्टरलाइज करना, या फिर मेडिकल वेस्ट कंटेनर में सुरक्षित तरीके से फेंकना, या फिर समान कचरे के साथ फेंक देना, या फिर सिरिंज को धोकर पुनः उपयोग करना। ये ऑप्शन आप काट दीजिए, समान कचरे के साथ फेंक देना। ठीक है,
ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उन्हें अगली बार उपयोग के लिए स्टेरलाइज करना, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए क्या करना है, मेडिकल वेस्ट कंटेनर में सुरक्षित तरीके से फेंकना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबका अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया गया है ना, ब्लू ब्लैक, देखिए ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपका वहाँ पे फर्स्ट एड पढ़ाया जाएगा तो वहाँ अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है ना, बायोमेडिकल वेस्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंध के अनुसार सुरक्षित तरीके से निपटान जरूरी है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। क्लियर। प्रश्न नंबर 3 देखना है, सिरिंज और सुई की सफाई में सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है। या फिर आप एक एनम है, सिरिंज और सुई की सफाई करने जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट कदम क्या होगा आपके लिए। सिरिंज को साबुन से धोना और ठंडे पानी से डुबोना। दूसरा, सुई की नोक को हाथ पर घुमाकर जांचना। या फिर उपयोग के तुरंत बाद ठंडे पानी से सिरिंज को धोना। या फिर सुई को रेफ्रिजरेटर में रखना। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या है, सिरिंज और सुई की सफाई में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है, तो भैया उपयोग के तुरंत बाद ठंडे पानी से सिरिंज को धोना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, व्याख्या भी लिखा गया है। प्रश्न नंबर 4 देखना है। प्रश्न नंबर 4 पूछा क्या है, निम्न से किस स्थिति में टीकाकरण करना सुरक्षित नहीं है। बच्चा हल्का बुखार में हो, बच्चे को घाव और उसी स्थान पर टीका लगाया जाए, बच्चे को हल्की सर्दी हो, और ऑप्शन नंबर 4 देखा है, बच्चा खेल कूद में व्यस्त हो। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाए। अभी ऊपर आपने थियरी में पढ़ा होगा, ठीक है, बच्चे को घाव और उसी स्थान पर टीका लगाया जाए तो नहीं, जहाँ पे घाव है वहाँ पे नहीं लगाया जाता है, ठीक है। बच्चों को घाव और उसी स्थान पर टीका लगाया जाए, ये गलत बात है, ठीक है। टीकाकरण की प्रक्रिया में बरसात के मौसम में टीका लगाने से बचने का कारण क्या है। अभी ऊपर आपने थियरी में पढ़ा है, बच्चे को ठंड लग सकती है, बरसात में टीके का असर खत्म हो जाता है, संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ा करिए व्याख्या। अब देखिए, संचारी रोग के नियंत्रण और रोकथाम में एक एनम की क्या भूमिका होती है, एक एनम का क्या रोल होता है संचारी रोग के नियंत्रण और रोकथाम में, ठीक है। तो पहले इसमें हम देखेंगे जनपादिक सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण में। इसमें क्या है भैया, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समुदाय में नियमित सर्वेक्षण करते हैं ताकि रोगों के प्रसार की स्थिति और जोखिम की पहचान की जा सके। मानक सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करते हैं, जैसे मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजेशन, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में देखना है, नियमित गृह मुलाकात करना, ठीक है। नियमित गृह मुलाकात करना, बीमार व्यक्ति और संवेदनशील लोगों के घरों का नियमित दौरा करके उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नज़र रखना, नियमित फॉलोअप के जरिए इलाज और देखभाल के अनुपालन की जांच करना। अब तीसरे पॉइंट में देखना है, व्यक्तियों और समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना, पोषण स्तर, स्वच्छता आदतों और रोग प्रतिरोधक क्षमता की जांच करना, बीमारियों की संभावना वाले व्यक्ति को पहचान कर उन पर विशेष ध्यान देना। चौथे पॉइंट में देखना है, विशेषज्ञ सेवाओं के लिए रोगियों को संदर्भित करना, गंभीर या जटिल मामलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसे पीएचसी और जिला अस्पताल को भेजना, संदर्भित रोगियों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें सही समय पर उपचार मिले। चौथे पॉइंट में। अब पाँचवें पॉइंट में देखना है, महामारी या संक्रामक रोग के फैलने के संकेत की समय पर पहचान करना, रोगों के प्रसार की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजना और आवश्यक कदम उठाना। छठे पॉइंट में देखना है, रोगी देखभाल का व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, परिवार और देखभालकर्ताओं को रोगियों के खानपान, दवा प्रबंधन और साफ सफाई प्रशिक्षण देना, प्राथमिक उपचार के तरीकों पर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करना। और सातवें पॉइंट में देखना है, पर्यावरण सुधार और विकास की शिक्षा। पर्यावरण सुधार और विकास की शिक्षा, गंदे पानी, खुली नालियों और कचरे को उचित निपटान पर जोर देना, स्वच्छता अभियानों और जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना। ये सारे पॉइंट ध्यान देना है, ठीक है। संचारी रोग की रोकथाम में एनम की क्या भूमिका रहती है। आठवें पॉइंट में, संवेदनशील
व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, नियमित टीकाकरण अभियान चलाना, बच्चों को तथा गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना, विटामिन और पोषण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। ठीक है। 9वें पॉइंट में देखना है कि संक्रामक रोगियों को समुदाय से पृथक करना, बीमार व्यक्ति को आइसोलेशन में रखकर संक्रमण को फैलने से रोकना, क्वारंटाइन नियमों का पालन करवाना, समुदाय को इसके महत्व से अवगत कराना। तो ये सारे पॉइंट हैं भैया। किसके 9 पॉइंट हमने आपको बताया, किसके? संचारी रोग के नियंत्रण और रोकथाम में। संचारी रोग के नियंत्रण और रोकथाम में एनम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहती है, तो आप सारे पॉइंट को देख लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट यहाँ पे, पॉइंट नंबर सेकेंड, ठीक है, पॉइंट नंबर सेकेंड हो गया ये आपका, एक सेकेंड, और ये पॉइंट नंबर थर्ड हो गया, और ये पॉइंट नंबर फोर्थ हो गया। तो सारे पॉइंट हेडिंग बना के नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते जाओ। समय है भैया, भरपूर समय है। आप अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, जो भी मार्केट में या फिर टीचर लोग हवा बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम की डेट जब होगी, सोहित कौल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल सबसे पहले सही और सटीक जानकारी देगा। जब भी आपको सारे यूट्यूब चैनल वाले बताएंगे कि एग्ज़ाम इस दिन होगा। 8 पॉइंट पे ये हो गया, 9 पॉइंट पे ये हो गया, ठीक है। जब हम बता देंगे कि एग्ज़ाम इस दिन होगा, तो समझ जाइएगा उसी दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और परेशान मत होइए, ठीक है। फॉर्म फिलअप होने दीजिए, उसके बाद सही डाटा के साथ आपको बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम इस दिन होंगे। अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भैया फॉर्म फिलअप नहीं हुए हैं, स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, तो कैसे बता दें। हमें भी जानकारी जब मिलती है, जब फॉर्म फिलअप हो जाता है, तब हम आपको ये भी बताएंगे कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। इवन ये भी बता देंगे कि कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। और जो आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, एक माइनस वाला, ठीक है, -1 +2 0 माइनस, ये सब नंबर जो का कन्फ्यूजन है, सब कुछ दूर कर देंगे। ऑफिशियल जानकारी के साथ बता देंगे कि भैया समस्या है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ, ठीक है। बस चैनल से जुड़े रहिए, हर एक जानकारी आपको सही और सटीक मिलेगी। ये रिकॉर्ड है सोहित कौल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल का। अभी आपके पेपर नहीं हुए हैं, हो सकता है सोहित कौल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल को ही आगे आना पड़ेगा, आपके पेपर को भी कंडक्ट करवाना पड़ेगा, आपके रिजल्ट के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, आपकी ज्वाइनिंग को लेकर भी प्रयास करना पड़ेगा। हर एक चीज़ सोहित कौल मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल को करना पड़ेगा। जिम्मेदारी लेता हूँ तो निभाता हूँ, ये रिकॉर्ड है, ठीक है। अब देखिए, एनम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका संचारी रोग पर जन शिक्षा, ठीक है। सरकारी यहाँ पे सरकारी आ रहा है, सरकारी भर्ती बोलते बोलते सरकारी आ गया। देखिए, एनम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका संचारी रोग पर जन शिक्षा। पहला क्या है भैया, टीकों की उपलब्धता और समय सारणी, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। दूसरे पॉइंट हम देखते हैं, संक्रामक रोगों के प्रसार, ठीक है, संक्रामक रोगों के प्रसार के कारण और बचाव के उपाय। संक्रमण फैलाने वाले कारकों जैसे दूषित पानी, भोजन और मच्छरों से बचने का उपाय बताना। हाथ धोने, मास्क पहने और उचित स्वच्छता बनाए रखने का महत्व समझाना। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि रोगों के प्रारंभिक लक्षणों को जानकारी देना, रोगों के शुरुआती लक्षणों की पहचान और समय पर उपचार शुरू करने का महत्व समझाना। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी देना। चौथे पॉइंट में बताना है दिया गया है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता का महत्व। व्यक्तिगत और स्वच्छता के लिए हाथ धोने, नाखून काटने और स्वच्छ कपड़े पहनने की आदतें सिखाना। समुदाय में कचरे का प्रबंध और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देना। पाँचवें पॉइंट में बताया गया है कि उपयुक्त भोजन, आवास और स्वस्थ आदतों की जानकारी, ये पढ़ सकते हैं आप। संतुलित आहार के महत्व को समझाना और सही खाना पकाने के तरीकों पर जोर देना। साफ सुथरे और हवादार आवास की आवश्यकता पर चर्चा करना। और छठवें पॉइंट पे दे रखा है, भोजन को दूषित होने के कारण उनसे बचाव के उपाय। भोजन को साफ सुथरे बर्तनों में रखना और सही तापमान पर रखने की जानकारी देना। खुले भोजन को ढक कर रखने की आदत विकसित करना। अब देखिए, रोग कारक जीवों, मच्छर और कृंतकों से बचाव, मच्छरदानी का उपयोग, पानी से जमने से रोकना और घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखना, कृंतकों और अन्य कीटों से बचने के उपाय बताना।
और 8वें पॉइंट में दे रखा है यौन संचारित रोगों और एड्स पर जागरूकता, सुरक्षित यौन संबंधों के महत्व और यौन संचारित रोगों से बचने के उपाय पर जोर देना, एड्स से संबंधित भ्रांतियों को दूर करना और सही जानकारी उपलब्ध कराना। जैसे श्वेत कौन मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल आपको भर्ती से संबंधित सही जानकारी देता है। भैया अगस्त में ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि आपकी भर्ती 10 अक्टूबर को आएगी। इसके पहले जून में भविष्यवाणी किया था कि 2 महीना नहीं आएगी, जून नहीं आएगा, पूरा जुलाई नहीं आएगा, पूरा अगस्त नहीं आएगा, सितंबर में भी बोला था नहीं आएगा, तो नहीं आया, अक्टूबर में आया। निम्नलिखित में टीकाकरण अभियान का अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? प्रश्न आपको बनाना है। अब प्रश्न बताइए। लोगों के पोषण स्तर में सुधार होना, संक्रामक रोगों के प्रसार में कमी आना, या फिर मच्छर जनित रोगों से पूर्ण सुरक्षा मिलना। पेपर होने दीजिए, एक एक प्रश्न दिखाऊंगा, यहीं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा, आप लोग भी रहेंगे। हर एक जो प्रश्न बनेगा एक एक प्रश्न दिखाऊंगा कि भैया ये वीडियो है, मेरा वीडियो नंबर 8 है, इस वीडियो से इतने प्रश्न बने हैं आपके पेपर में, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अभी पेपर होने दीजिए, ठीक है। अभी आप हल्के में ले रहे हैं इस क्लास को, तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बंद ही कर देंगे। जो भैया फी दिया है उसको लिए बता देंगे, PDF दे देंगे, PDF की बात हुई है, PDF दे देंगे, ठीक है। निम्नलिखित में टीकाकरण अभियान का प्रत्यक्ष लाभ क्या है? लोगों के पोषण स्तर में सुधार होना, संक्रामक रोगों के प्रसार में कमी आना, मच्छर जनित रोगों से पूर्ण सुरक्षा मिलना, या फिर केवल बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। देखिए, रेगुलर आप क्लास कर रहे हैं तो हर एक चीज़ मैं बताता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ, ठीक है, कि कैसे ऑप्शन को काटना। अगर आप आंसर नहीं पता है तो आप ऑप्शन को कैसे काट सकते हैं। लोगों के पोषण स्तर में सुधार होना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टीकाकरण अभियान का अप्रत्यक्ष लाभ क्या है पूछा है ना। संक्रामक रोगों के प्रसार में कमी आना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 आप ऐसे काट देंगे क्योंकि केवल आ गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, केवल वर्ड पूरा सेंटेंस बदल देता है। हमेशा ये प्रश्न को निगेटिविटी में ले जाता है, नकारात्मक में ले जाता है, उत्तर को नहीं में बदलता है, ठीक है। चाहे जिस भी लेवल की बात हो, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। व्याख्या, टीकाकरण केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है, यह समुदाय में हार्ड इम्यूनिटी विकसित करके बड़े पैमाने पर रोगों के प्रसार को भी कम करता है। यह सभी उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, न केवल बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 पूछा है, महामारी नियंत्रण के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा रोगियों को पृथक या फिर आइसोलेशन करने का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है समुदाय को रोगियों से पूरी तरह दूर रखना, या फिर रोगियों को मानसिक तनाव से बचाना, या फिर बीमारियों के प्रसार को सीमित रखना। यही तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पूछा है स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव कम करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। व्याख्या दिया है, पढ़ सकते हो। देखिए, एनम स्वास्थ्य शिक्षा के दौरान किस स्थिति में, नेक्स्ट प्रश्न है, एनम स्वास्थ्य शिक्षा के दौरान किस स्थिति में पर्यावरणीय स्वच्छता पर सबसे अधिक जोर देंगी? केवल वर्षा ऋतु के दौरान, केवल वर्ड आया है, केवल शहरों में, केवल काट दीजिए। अब बचा क्या है? 2 ऑप्शन। महामारी फैलने के बाद, तो ऐसे ही कट जाएगा भैया, महामारी फैलने के बाद, या फिर रोगों के प्रसार से पहले और बाद में, दोनों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या दिया है, पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 4 देखना है, एनम यौन स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पर जोर नहीं देंगी? यौन संचारित रोगों के लक्षण और उपचार, या फिर सुरक्षित यौन संबंध का महत्व, या फिर संक्रमित व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार, या फिर एड्स से जुड़ी भ्रांतियों का निराकरण नहीं देंगी, ये पूछा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। संक्रमित व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार नहीं करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि जो संक्रमित है उसको सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दो, उसको निकाल दो, नहीं भैया, वो भी इंसान ही है ना। अब बीमारी हो गई तो उसकी क्या कमी है, बहिष्कार नहीं करना होता। व्याख्या आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से रोग प्रतिरोधक, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, निम्नलिखित में से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? केवल पौष्टिक भोजन करना, केवल वर्ड आया है, वैसे ही कट जाएगा। हर व्यक्ति का नियमित टीकाकरण करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, केवल बीमारी व्यक्ति को उपचार देना, केवल इसमें भी आया है हर व्यक्ति का नियमित टीका। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हर व्यक्ति का नियमित टीकाकरण करना।
व्याख्या आप पढ़ सकते हो। ठीक है। सामान्य जुखाम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। अब देखिए, सर्दी जुखाम किसी को हो गया है, ठीक है, आपके समुदाय के लोगों में ज़्यादा वायरल फैल चुका है सर्दी जुखाम का, तो आपका एज आ एनम क्या रोल रहने वाला है, उस चीज़ को समझिए। पहली बात तो संक्रमण से बचाव, रोगी को भीड़ भाड़ और दूसरों के संपर्क से दूर रखना। दूसरा, स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार को सफाई और रोकथाम के उपाय बताना। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे देखभाल आराम करने की सलाह देना और सही समय पर दवाइयाँ देने की प्रेरित करना। भावनात्मक समर्थन, रोगी को धैर्य और प्रोत्साहन देना। ठीक है। 2-3 पॉइंट है जो कॉमन है हर एक में, ये पॉइंट स्वास्थ्य शिक्षा, और यहाँ पे हर एक चीज़ मतलब एक ही रहता है, कॉमन सब में रहता है। अब देखिए, घुटन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है, इस चीज़ को समझिए। घुटन हो रहा है तो एनम की वहाँ पे क्या भूमिका, रोल मतलब भूमिका ही हुआ ना भैया। पहला, तत्काल सहायता, कृत्रिम श्वास मुंह से मुंह देना और तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करना। अब पोषण, रोगी को गर्म मीठे तरल पदार्थ देना यदि संभव हो तभी। ठीक है। अनुवर्ती देखभाल, दवाइयाँ समय पर देने और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की सलाह देना। अब देखिए, टांसिलाइटिस में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या है। आहार प्रबंधन, पानी और तरल पदार्थ को अधिक सेवन कराना। ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा मैंने बताया ना, हर एक में स्वास्थ्य शिक्षा कॉमन है। रोगों के कारणों और देखभाल के उपाय को समझाना। दवाइयों का पालन, दवाइयाँ समय पर लेने की प्रेरित करना। ठीक है। गंभीर मामलों में हस्तक्षेप, स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल भेजने की व्यवस्था करना। अब देखिए, ब्रोंकाइटिस में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। औषधि और पोषण, समय पर दवाइयाँ और पौष्टिक आहार देना। स्वच्छता, शिक्षा, परिवार को साफ सफाई, और देखिए एजुकेशन आपको देना ही पड़ेगा, हर एक में कॉमन है ये। उसके बाद प्राथमिक सहायता, रोगी को पीठ थपथपाना और भावनात्मक समर्थन देना। ठीक है। अब देखिए, अस्थमा, जिसको आप दमा भी बोलते हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहती है। तो पहले एलर्जी से बचाव करना होता है, रोगी और परिवार को एलर्जी से बचने के उपाय बताना। तरल पदार्थ और दवाइयाँ, पर्याप्त तरल पदार्थ और दवाइयाँ समय पर लेने की सलाह देना। ठीक है। गंभीर स्थिति में सहायता, आवश्यकता होने पर अस्पताल भेजने की व्यवस्था करना। प्राथमिक सहायता, पेट थपथपाकर फेफड़ों को राहत देना। अब देखिए, प्रश्न कर लेते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है। प्रश्न पूछा है, अस्थमा के रोगी को राहत देने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या प्राथमिक कदम उठाना चाहिए। रोगी को ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए, या फिर रोगी को अधिक भोजन कराना चाहिए, या फिर रोगी को पीठ थपथपाकर थाप देना, या फिर रोगी को दवा देने में देरी करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। अस्थमा के अटैक के दौरान पेट थपथपाने से श्वसन नलियों में जमा कफ को बाहर निकालने में मदद मिलती है। ठंडी जगह या अधिक भोजन कराना स्थिति को और बिगाड़ सकता है। प्रश्न नंबर 2 देखना है, टॉन्सिलाइटिस के दौरान रोगी को कौन सा आहार उपयुक्त होता है। ठोस और मसालेदार भोजन गलत, बहुत ठंडा पानी और पेय पदार्थ, हल्का पानी युक्त तरल और आहार, या फिर उच्च प्रोटीन वाला गाढ़ा भोजन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हो। टॉन्सिलाइटिस में गले की सूजन को कम करने के लिए हल्का और तरल पदार्थ उपयुक्त होता है। ठोस मसालेदार ठंडे पेय गले में जलन बढ़ा सकते। देखिए, मैं आपको बिल्कुल आपके लेवल का जो एनएम का है वही पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आपको बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम का लेवल पढ़ाते चला जाऊँ। नहीं भैया, पीएचडी नहीं करना है हमको, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है। बस 80% 90% हमारे मार्क्स आ जाएं ताकि हमको अपना होम सेंटर मिल जाए। ज़्यादा डीप में जाओगे कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ। देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखना है, ब्रोंकाइटिस के रोगी के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्राथमिक सलाह क्या होना चाहिए। ठंडे वातावरण में रहना। नहीं यार, ठंडे वातावरण में ब्रोंकाइटिस क्या होता है, फेफड़े में देखिए, फेफड़े में फ्लूइड्स आ जाते हैं। ठीक है, ब्रोंकाइटिस, खांसी भी आती है। केवल आराम करना और दवा लेना। ठीक है, या फिर पौष्टिक और साफ सफाई बनाए रखना। अब देखिए, प्रश्न नंबर 4, अत्यधिक व्यायाम करना। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठंडे वातावरण में जाना। वैसे गलत, केवल मैं बोल के रखा हूँ, केवल जो आएगा हमेशा
प्रश्न को निगेटिविटी में ले जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। पौष्टिक आहार और साफ सफाई बनाए रखना, ठीक है। अत्यधिक व्यायाम करना, ये भी नहीं हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस रोगी को जल्दी स्वस्थ होने के लिए पौष्टिक आहार और स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। ठंडे वातावरण और अत्यधिक व्यायाम से स्थिति बिगड़ सकती है। प्रश्न नंबर 5 देखना है, सामान्य जुखाम के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी को किस प्रकार का व्यवहारिक समर्थन देना चाहिए। रोगी को अकेला छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। केवल दवा देकर उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, ये भी गलत है। धैर्य और प्रोत्साहन, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जुखाम के दौरान प्रोत्साहन और धैर्य देने से रोगी को मानसिक राहत मिलती है। उसे अकेला छोड़ना या शारीरिक कार्य कराना उसकी स्थिति बिगाड़ सकता है। अब देखिए, निमोनिया में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या रहती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य, ठीक है। निमोनिया में पहले आपको बताना है भोजन में सुधार, ठीक है। निमोनिया में भोजन में सुधार, मरीज को ऐसा आहार देना जो पचने में आसान हो और शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। दूसरा पॉइंट है गतिविधियों में बढ़ोतरी, शुरुआत में हल्की गतिविधियां कराएं और धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ाएं। तीसरा मनोवैज्ञानिक संबल, ठीक है। मरीज को आत्मविश्वास बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए मानसिक सहयोग दें। ये एक्चुअल काम है, ये नहीं कि आप डॉक्टरी करने लगो। जो आपका काम है वही आपको काम करना है। स्वास्थ्य शिक्षा देना, बीमारी से संबंधित जानकारी देकर मरीज और परिवार को जागरूक करें। दवाइयों का पालन, ठीक है, सही समय पर दवाइयों लेने को प्रेरित करना। और छठे पॉइंट पे अस्पताल रेफरल, मरीज की हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल भेजने की व्यवस्था करें। सातवें पॉइंट धैर्य बनाए रखना, मरीज को सकारात्मक और धैर्य से काम लेने के लिए प्रेरित करना। देखिए, टीबी क्षय रोग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य किसमें, टीबी के बीमार मरीज के लोगों में, ठीक है। पहला पॉइंट स्वास्थ्य शिक्षा देना, मरीज और परिवार को टीबी के लक्षण, बचाव और इलाज की जानकारी दें। दवाओं का पालन, मरीज को नियमित रूप से दवा लेने की महत्व को समझाएं और इसका पालन कराएं। गतिविधियों में बढ़ोतरी, शारीरिक क्षमता धीरे धीरे बढ़ाने के लिए हल्की गतिविधियों को शामिल करें। मनोवैज्ञानिक सहयोग, तनाव कम करने और आत्मबल बढ़ाने के लिए भावनात्मक समर्थन दें। एलर्जी से बचाव, मरीज और परिवार के धूल, धुएं और अन्य एलर्जी से दूर रहने की सलाह दें। तरल पदार्थों का सेवन, रोगी को अधिक से अधिक पानी और तरल पदार्थ लेने के लिए प्रेरित करें। भाप लेना, कफ से राहत पाने के लिए भाप लेने की सलाह दें। धैर्य बनाए रखना, बीमारी के लंबे इलाज के दौरान मरीज को हौसला बढ़ाएं। प्रश्न कर लेते हैं, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा सारा प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, निमोनिया के उपचार में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है। सी ऑप्शन हमको दिख रहा है, काट देंगे क्योंकि केवल वर्ड आया है। नियमित व्यायाम करना, समय पर दवा लेना, अधिक प्रोटीन लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समय पर दवा लेना। निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण हो सकता है और इससे ठीक करने के लिए समय पर एंटीवायरल दवाएं लेना आवश्यक है। सिर्फ घरेलू उपचार या आहार में बदलाव पर्याप्त नहीं होते, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखना है, टीबी के इलाज में डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स का उद्देश्य क्या है। रोगी को अधिक व्यायाम करवाना, केवल अस्पताल में इलाज करवाना, केवल बढ़ाया है, काट दीजिए। यह सुनिश्चित करना कि मरीज नियमित रूप से दवा ले, ठीक है। टीबी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए टीकाकरण करना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि मरीज नियमित रूप से दवा ले, ठीक है। डॉट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉट्स कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि क्या है भैया, डॉट्स कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मी मरीज की निगरानी करें ताकि वह समय पर और पूरी अवधि तक दवा ले सके, जिससे टीबी संक्रमण पूरी तरह ठीक हो सके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण टीबी और निमोनिया दोनों में आमतौर पर पाया जाता है। त्वचा पर चकत्ते, लगातार खांसी, पेट दर्द, बाल झड़ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लगातार खांसी, ठीक है। निमोनिया में भी, टीबी में भी। टीबी और निमोनिया दोनों में फेफड़ों से संबंधित संक्रमण होता है और लगातार खांसी दोनों का समान लक्षण है। अन्य विकल्प इन बीमारियों से सीधे संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखना है, टीबी से बचाव, ठीक है। टीबी से बचाव के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अधिक रहना, अरे भैया नहीं,
केवल दवाइयाँ खाना नहीं भैया, केवल आ गया। बीसीजी टीकाकरण कराना, जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखना है, यदि निमोनिया के मरीज की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो स्वास्थ्य कर्मी को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? मरीज को अधिक घरेलू उपचार देना चाहिए, मरीज को अस्पताल रेफर करना चाहिए, या फिर दवा की खुराक बंद कर देना चाहिए, या फिर मरीज को मानसिक संबल देना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मरीज को अस्पताल रेफर करना। ठीक है, व्याख्या आप पढ़ सकते हो, स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया है। अब देखिए दस्त में एनएम की क्या भूमिका है, डायरिया में एनएम की क्या रोल होता है। पहला पॉइंट है संक्रामक रोगों की जानकारी, दूसरा पॉइंट है रोगियों को पृथक कर अलग करना। ठीक है, पहले संक्रामक रोगों की जानकारी, जो भी चिकित्सक हैं संक्रामक रोगों के बारे में तुरंत उनको सूचित करें, और जो संक्रमित रोगी हैं का उपचार अलग से करना चाहिए। ठीक है, जितने भी संक्रमित पेशेंट हैं उनका उपचार अलग से करना चाहिए। ओआरएस बनाने की विधि सिखाना चाहिए, घर में ओआरएस तैयार करने का सही विधि सिखाना चाहिए। स्वच्छता पर जोर, ठीक है, समुदाय में व्यक्तिगत स्वच्छता और आहार संबंधी स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अब देखिए कब्ज में एनएम की क्या भूमिका है। कब्ज में, ठीक है, कब्ज में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। पहला, रोगों का इतिहास एकत्रित करना, रोगी के लक्षण और आदतों के बारे में जानकारी जुटाना, रेशेदार आहार की सलाह, ज़्यादा खीरा खाने को बोलते हैं, खीरा जानते हो ना, ककैम्बर, खीरा। रोगी को अधिक फाइबर युक्त भोजन लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरे पॉइंट में दिया है पेय पदार्थों का सेवन बढ़ाना, जी हाँ, पानी और अन्य तरल पदार्थ अधिक मात्रा में लेने की सलाह देनी चाहिए। स्वच्छता की आदतों को अपनाना। ठीक है, अब देखिए अल्सर में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहती है। अल्सर में स्वास्थ्य कार्यकर्ता समय पर भोजन करने की सलाह, मसालों का कम उपयोग, पौष्टिक भोजन, ठीक है, ये सभी अल्सर में। ठीक है, बवासीर में, ठीक है, बवासीर में क्या भूमिका निभाती हैं एनएम। फाइबर युक्त भोजन की सलाह देना चाहिए, आहार में अधिक फाइबर शामिल करने का प्रेरणा देनी चाहिए। तरल पदार्थों का सेवन, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे तरल पदार्थों का सेवन, अधिक से अधिक पानी और तरल पदार्थ पीने की सलाह देना। जीवन शैली में बदलाव, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ठीक है, अब देखिए आंत्र रुकावट में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। पहला, फाइबर युक्त आहार, दूसरा तरल पदार्थों का सेवन, सब में कॉमन है। वजन नियंत्रित करना, ठीक है, वजन नियंत्रित करना, मरीज को वजन घटाने के लिए प्रोत्साहित करना, नियमित शौच की आदत, ठीक है, रक्तचाप नियंत्रण, ये सारे भूमिका है। अधिक देर तक खड़े रहने से बचाव भी। ठीक है, अब देखिए हार्निया में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। भारी वजन उठाने से बचाव, ठीक है, मरीज को वजन उठाने और जोर से खांसने से बचने की सलाह देना। शैल क्रिया की जानकारी, मरीज को सर्जरी के विकल्प प्रक्रिया को बारे में समझाना। ठीक है, लंबे समय तक खड़े रहने से बचना, जीवन शैली में बदलाव, ठीक है, लाइफ स्टाइल को बदलना होता है। अब देखिए मूत्र संबंधी समस्याओं में एनएम की क्या भूमिका रहती है। पहली बात तो समस्याओं की जानकारी, ठीक है, समुदाय के लोगों को मूत्र संबंधी समस्याओं और उनके लक्षणों के बारे में जागरूक करना। दूसरे पॉइंट में तरल पदार्थों का सेवन, ठीक है, तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना। तीसरे पॉइंट में दर्द निवारक देना, ठीक है, गंभीर स्थितियों में, ठीक है, दर्द निवारक में क्या भैया, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर सलाह से दर्द निवारक दवाएं देना, आपको अपने खुद से डॉक्टरी नहीं करनी होती है। गंभीर स्थिति में परामर्श, अगर मामला गंभीर है तो मरीज को डॉक्टर से परामर्श लेकर उचित इलाज के लिए प्रेरित करना। अब देखिए प्रश्न बनाते हैं, एनएम की दस्त से संबंधित जिम्मेदारियों में संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए सही कदमों का उल्लेख करें। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, मरीजों का समान वार्ड में उपचार कराना और उन्हें नियमित दवाई देना। ऑप्शन नंबर सेकंड है संक्रामक रोगियों को पृथक्करण करना और ओआरएस तैयार करना। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सी वैसे भी बोल दिया केवल फाइबर और तरल पदार्थ, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। डी बोला है कि मरीज को घर पर रहने और किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह ना देने का, ये तो वैसे ही गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक रोगियों का पृथक्करण, ओआरएस तैयार करने की विधि सिखाना और चिकित्सा अधिकारियों को रोग की जानकारी देना,
व्याख्या पढ़ सकते हैं, व्याख्या ही ज़रूरी होता है, ठीक है। मैटर नहीं रखता है कि प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर सेकंड देखना है, मूत्र संबंधी समस्याओं के मामलों में एएनएम की प्राथमिकता देखभाल की क्या भूमिका है और किन स्थितियों में उसे तुरंत डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। निम्न से सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है मरीज को बिना किसी विश्लेषण के केवल दर्द निवारक दवाएं देना। नहीं यार, केवल वर्ड आ गया ना। रोगी को प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ पीने की सलाह देना और स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर से परामर्श लेने की अनुशंसा करना। जी हाँ, बी वाला वैसे भी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला गलत हो जाएगा। एएनएम को मूत्र संबंधी समस्याओं से सीधे सर्जरी, नहीं ये गलत होगा। डी, एएनएम को मूत्र रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने से पहले पूरी तरह स्वच्छता पर ध्यान करना चाहिए, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हम पहले ही बता दिए थे। व्याख्या आप देख सकते हो। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट बताना है, कब्ज के प्रबंधन में एएनएम की जीवन शैली बदलावों पर जोर देती हैं ताकि रोगी को राहत मिल सके। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन दे रखा है, रोगी को नियमित रूप से मसालेदार भोजन का सेवन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और शौचालय जाने की आदत को नज़रअंदाज करना। बिल्कुल गलत बात है। रेशेदार, देखिए बी वाला पॉइंट देखिए, रेशेदार आहार जैसे फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाने पर्याप्त पानी पीने और नियमित शौच की आदत विकसित करने। जी हाँ, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सी बोल रखा है, मरीज को तरल पदार्थ सीमित करने और केवल वर्ड आ गया, ये वैसे भी गलत हो जाएगा। रोगी को केवल, यहाँ भी केवल, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। बी यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर है। व्याख्या दिया है, व्याख्या आप पढ़ सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। प्रश्न नंबर 4 देखना है, आंत रुकावट में, ठीक है, आंत रुकावट के प्रबंधन में एएनएम की किन एहतियाती कदमों, ठीक है, पर जोर देती है ताकि मरीज को जटिलताओं से बचाया जा सके। सही उत्तर का चयन करें। रोगी को केवल काट देना है, मरीज को ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन करने तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने और रक्तचाप नियंत्रण रखने की सलाह देना चाहिए। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे हमको चेक करने की ज़रूरत वैसे है ही नहीं, बी सही होने वाला है। इसे सी बोला है, रोगी को भारी शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने और लंबे, अरे भैया हल्का बोला गया है, भारी कहाँ से आप जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आंत रुकावट के प्रबंधन में जीवन शैली सुधार महत्वपूर्ण है। फाइबर युक्त आहार, ठीक है, फाइबर युक्त आहार और तरल पदार्थों का सेवन पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही रक्तचाप नियंत्रण में रखना भी आवश्यक है ताकि पाचन संबंधी जटिलताएं ना बढ़ें। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 देखना है, वजन हार्निया के मरीजों के लिए एएनएम की उचित देखभाल में किन सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। सही उत्तर का चयन करें। मरीज को अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने और वजन उठाने की सलाह नहीं, भैया हल्का वजन उठाने की सलाह दी जाती है, भारी वजन नहीं। मरीज को जीवन शैली में बदलाव लाने, वजन उठाने से बचने और लंबे समय तक खड़े रहने की सलाह। जी हाँ, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट उत्तर देखेंगे। बी, हार्निया के मरीजों के लिए जीवन शैली में बदलाव महत्वपूर्ण है। एएनएम उन्हें शारीरिक गतिविधियां, खासकर भारी वजन उठाने और लंबे समय तक खड़े रहने से बचने की सलाह देती हैं ताकि हार्निया की स्थिति न बिगड़े और इलाज की प्रक्रिया सफल हो सके। अब देखिए रासायनिक एजेंटों के कारण जलने में एएनएम की क्या भूमिका। हर एक चीज़ को कवर कर ले रहे हैं, जो भी एएनएम का भूमिका इन्होंने दे रखा है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के क्या रोल हैं, हर एक टॉपिक को मैं कवर कर दे रहा हूँ, कंप्लीट कर दे रहा हूँ। भैया एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पहला पॉइंट दे रखा है स्वास्थ्य शिक्षा, ये तो कॉमन सी बात है, स्वास्थ्य शिक्षा। दूसरा महिलाओं को जागरूकता, भैया महिलाओं को ज़्यादा जागरूक करना पड़ता है क्योंकि वो चूल्हा पे खाना बनाती हैं तो कभी कभी चाय को रख देंगी, उबलता रहेगा चाय और इधर फ़ोन पे बतियाने लगेंगी, हाँ दीदी ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इनको बोली थी चाय पत्ती लाने के लिए तो चाय पत्ती नहीं लाए हैं, अब हम चाय रखे हैं, मुंह से बोल भी रही हैं, ध्यान से उतर भी जाएगा, मुंह से बोल भी रही हैं कि हम चाय रखे हैं, चाय पत्ती नहीं है, चाय उबल रही है, अब भूल जाएंगे बतियाने में मस्त एकदम। इधर चाय अपना जलता रहेगा, चाय के साथ साथ इतना गर्म हो जाएगा बर्तन कि चाय के साथ साथ और भी चीज़ें जलने लगती है। तो महिलाओं को साथ जलने की रोकथाम पर चर्चा करना ताकि घर में
दुर्घटनाएं कम हो। देखभाल, तत्काल देखभाल, जलने वाले हिस्से को ठंडे पानी में डालकर राहत प्रदान करें। संक्रमण की रोकथाम, जले हुए व्यक्तियों को संक्रमण से बचाना। तरल प्रबंध, 5वें पॉइंट पे देखिए तरल प्रबंध, और 6वें पॉइंट पे आपातकालीन प्रतिक्रिया। अब देखिए किशोरियों में एनएम की भूमिका क्या है। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन, यौवन के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में शिक्षा देना। ठीक है, बताना। मासिक धर्म और उसके प्रबंध के बारे में जानकारी देना। ठीक है, अब देखिए जो व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बताना। व्यवहारगत परिवर्तन, किशोरावस्था में समान व्यवहारगत परिवर्तन पर चर्चा करना। पोषण संबंधी जरूरतें, किशोरों की पोषण और स्वास्थ्य आवश्यकताओं का उजागर करना। अब 5वां, व्यक्तिगत स्वच्छता, लड़कियों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और प्रथाओं के बारे में सिखाना। स्वास्थ्य समस्याएं, असुरक्षित यौन संबंध, अनियोजित गर्भधारण और अल्प पोषण जैसी समस्याओं को संबोधित करना। ये सारी भूमिका होती है एनएम की किशोरों के प्रति। ठीक है, यौन संचारित रोगों की रोकथाम, यौन संचारित रोगों संक्रमण की रोकथाम के बारे में जानकारी देना। 8वां, समुदाय में योगदान, परिवार और समाज की किशोर स्वास्थ्य में योगदान देना। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं। प्रश्न बना लीजिए भैया, प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति रासायनिक जलन का शिकार होता है तो प्राथमिक उपचार के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है और इसका कारण क्या है। क्या बताया जा रहा है, कोई व्यक्ति रासायनिक पदार्थ से जलन का शिकार होता है तो प्राथमिक उपचार के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों से आपको प्राथमिक उपचार के संबंध में क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है, जलन वाले क्षेत्र को गर्म पानी से धोना, क्योंकि यह रासायनिक जलने को तेजी से बाहर निकालता है। नहीं भैया, ठंडे पानी से। जलन वाले क्षेत्र को ठंडे पानी से धोना, जिससे जलन को कम करने और दर्द को राहत देने में मदद मिलती है। जी हाँ, आगे हम पढ़ेंगे। जलन पर बर्फ लगाने का प्रयास करना ताकि क्षेत्र को ठंडा रखा जाए। अच्छा, ऑप्शन सी भी है, जलन पर लेकिन बर्फ नहीं रखेंगे। ठीक है, बर्फ फफोला पैदा कर सकता है। जलन के बाद सीधे किसी औषधि का उपयोग करना जिससे संक्रमण से बचा जा सके। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जलन वाले क्षेत्र को ठंडे पानी से धोना, जिससे जलन को कम करने और दर्द को राहत देने से मदद करता है। बर्फ पर रगड़ लोगे या तो फफोला पड़ जाएगा। व्याख्या देख सकते हो, रासायनिक जलन की स्थिति में ठंडे पानी से जलन वाले क्षेत्र को धोना सबसे प्रभावी तरीका है। यह न केवल जलन को शांत करता है बल्कि दर्द को भी कम करता है। गर्म पानी का उपयोग करने से जलन बढ़ सकती है और बर्फ का प्रयोग करने से त्वचा में नुकसान हो सकता है, और सीधे औषधि का उपयोग करने से संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि जले हुए क्षेत्र की सही देखभाल नहीं हुई है। ठीक है, प्रश्न नंबर सेकंड देखना है। प्रश्न नंबर सेकंड यहाँ पे बोला गया है, किशोरियों में यौवन के दौरान होने वाली शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को समझते हुए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समझना है, प्रश्न लिखना है। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कि शरीर में वजन में तेजी से वृद्धि, जो किशोरियों के लिए तनाव का कारण बन सकता है। दूसरा, मासिक धर्म के शुरुआत के साथ भावनात्मक बदलाव, जो उनकी सामाजिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ, अचानक बालों का झड़ना, अरे यार बालों का झड़ना कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, डी वाला क्या बोला जा रहा है, शारीरिक विकास के कारण खेलों में प्रदर्शन में कमी, जिससे किशोरियों की आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मासिक धर्म के शुरुआत के साथ भावनात्मक बदलाव, जो उनकी सामाजिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डीप में चीज़ें नहीं बता सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्याख्या भी दे रखा है, किशोरियों में यौवन के दौरान मासिक धर्म की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ठीक है, यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। यह समय भावनात्मक उतार चढ़ाव और सामाजिक संबंधों में बदलाव ला सकता है। अन्य विकल्प जैसे वजन में वृद्धि, बालों का झड़ना, खेलों में प्रदर्शन की कमी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मासिक धर्म के साथ
आने वाले भावनात्मक परिवर्तन सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं। क्लियर। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखना है। जलने के बाद पीड़ित को क्या नहीं देना चाहिए और क्यों? नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करें। अगर जल गया है, पीड़ित व्यक्ति को क्या देना नहीं चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए? 4 विकल्प में से करेक्ट आंसर बताना है। पहला बोल रखा है ठंडा पानी, क्योंकि यह जलन को कम करने में मदद करता है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, ठंडा पानी देना चाहिए। ठीक है। अत्यधिक तरल पदार्थ जिससे शरीर में सूजन बढ़ सकती है, या फिर हल्का खाना जो शरीर को जल्दी ऊर्जा देती है, ये भी देना चाहिए, हल्का खाना देना चाहिए। फल का रस जो पोषण में मदद करना चाहिए, ये भी देना चाहिए। तो क्या नहीं देना चाहिए? ये भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए, ये भी देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बी वाला, अधिक तरल पदार्थ। ठीक है, जिससे शरीर में सूजन बढ़ सकती है, यही नहीं देना चाहिए। व्याख्या देखिए, जलने के बाद अधिक तरल पदार्थ देना उचित नहीं है, क्योंकि इससे शरीर में सूजन बढ़ सकती है और जलन को बढ़ाने का खतरा होता है। ठंडा पानी देना फायदेमंद होता है। हल्का खाना और फल का रस भी सुरक्षित होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पीने से बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखना है। किशोरियों में व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए सही दिशा निर्देश को समझाते हुए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, मासिक धर्म के दौरान पैड को समय समय पर बदलना जो संक्रमण के जोखिम को कम करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रतिदिन स्नान न करना, अरे भैया ये तो गलत हो जाएगा। साबुन का उपयोग न करना, ये भी गलत हो जाएगा। कपड़े केवल वर्ड आ गया है, इसलिए हम इसको ऐसे गलत कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर नंबर है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। व्याख्या पढ़ सकते हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखना है। जलन को गंभीरता के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा का सही क्रम क्या होना चाहिए? इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जलने वाले क्षेत्र को ठंडे पानी से धोना, फिर किसी औषधि का प्रयोग करना, ये सही बात है। या फिर जलने वाले क्षेत्र को ठंडे पानी से धोना, फिर अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करना, जलने वाले क्षेत्र को दबाना, फिर तुरंत जले हुए व्यक्ति, ये गलत हो जाएगा। जलने वाले क्षेत्र को गर्म पानी से, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा, ये केवल सही है। ठीक है, हाँ बी हाँ ठीक है। यहाँ पे बोला है कि बी वाला, जलने वाले क्षेत्र को ठंडे पानी से धोना, फिर अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करना। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है यार, डॉक्टरी नहीं करनी होती है, औषधि का यहाँ पे बोल दिया ना, औषधि का प्रयोग, इसलिए ये वाला गलत होगा। बी वाला आपका सही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ सकते हो ध्यान से। अब देखिए, गर्भावस्था में एएनएम की क्या भूमिका रहती है? गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना, 6 और 7 महीने में टिटनेस का टीका लगवाना, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में प्रसव सुनिश्चित करना, रेफरल में सहायता करना, ये सारी एएनएम की भूमिका है गर्भावस्था में। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉइंट आपको देखना है। 9 पॉइंट है। ठीक है, आगे भी है, 9 पॉइंट है। अब प्रश्न बनाते हैं यहाँ पे। देखिए, गर्भावस्था में पंजीकरण के दौरान एएनएम की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गर्भवती महिलाओं का एंटीनेटल केयर के लिए पंजीकरण करना। ठीक है, व्याख्या आप देख सकते हो। एएनसी के लिए पंजीकरण करवाना, यह माँ को भ्रूण के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे जटिलताओं का प्रारंभिक पता लगाया जा सके और आवश्यक। अब देखिए, अब मैं वीडियो को आगे नहीं ठीक है, अब ख़त्म करता हूँ यहीं पे, 1 घंटा हो गया है। अब इसका ना तो पार्ट आएगा सेकंड, क्योंकि भैया
अब थोड़े से प्रश्न के लिए मैं पार्ट दूसरा लाऊं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी जो पीडीएफ खरीदा है वो सारा कंटेंट पा जाएगा। ठीक है, गर्भावस्था के किस महीनों में एएनएम के अनुसार टिटनिस का टीका लगवाना चाहिए? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 और 7 महीने में। व्याख्या पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 3 देखना है, सुरक्षित डिलीवरी वातावरण सुनिश्चित करने में एएनएम का योगदान कैसे होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या पढ़ सकते हो। सारे प्रश्न आप देख सकते हो, क्योंकि अब 1 घंटे हो गया भैया, हम भी इतना बोल नहीं पा रहे। अब देखिए, आचार संहिता और व्यावसायिक आचरण के बारे में देखना है, जो आपका सेकेंड ईयर में है, दे रखा है। ठीक है, सेकेंड ईयर के बुक में दे रखा है आचार संहिता, उसके बारे में। नर्स का स्थान पहले देखना है। नर्स का स्थान समाज में गरिमामय होता है। ठीक है, जिसमें उसकी पहचान ममता, वात्सल और समर्पण से होती है। नर्स की भूमिका सेवा, रोग परिचर्या और छात्रक्रम शामिल है, जो उसके कर्तव्यों से जुड़े होते हैं। नर्स के व्यक्तित्व का निर्माण। ठीक है, नर्स शब्द एक प्रसन्नचित्त समर्पित नारी का चित्त उभारता है। नर्स को कर्मठ, उत्तरदायित्व और व्यावसायिक आचरण में प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, आचार संहिता और नियम किसके लिए? नर्स के लिए। नर्सिंग आचार संहिता, परिचर्या, व्यवहार और व्यावसायिक आचार नियम नर्स के हितों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये नियम नर्सिंग सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए, भारतीय नर्सों की आचार संहिता पूछा है। पहला काम है इनको रोगी का सम्मान। नर्स हर रोगी के महत्व को सम्मान करती हैं और जाति, धर्म और अन्य सामाजिक मानकों के आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं। ठीक है, समान सुरक्षा। ठीक है, नर्स क्या करती हैं? नर्स व्यक्ति की गोपनीयता का सम्मान करती हैं, समरूपता के साथ सुरक्षा प्रदान करती हैं, रोगी के पारिवारिक और सामाजिक स्तर का विचार करते हुए उसकी देखभाल की जाती है। ठीक है, देखिए, व्यावसायिक आचरण, दायित्व और जवाबदेही। नर्स अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होती हैं और व्यक्तिगत सदाचार का आदर्श प्रस्तुत करती हैं। नर्स लगातार सेवा के तरीकों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध होती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग। नर्स स्वास्थ्य समूह के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करती हैं और समन्वय स्थापित करती हैं। नर्स रोगी की देखभाल में सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देती हैं। अब देखिए, देखभाल के मानक यहाँ पे देखना है। नर्स सेवा पद्धति के मानकों के अनुसार रोगी की देखभाल करती हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं को ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, परंपरा और संस्कृत। ठीक है, परंपरागत और संस्कृत सम्मान। नर्स पारंपरिक और सांस्कृतिक व्यवहारों का सम्मान करती हैं और स्वस्थ परंपराओं को बढ़ावा देती हैं। अब देखिए, संवाद और पारस्परिक संबंध। प्रभावी संवाद। नर्स व्यक्तियों और परिवारों और समुदायों के साथ प्रभावी पारस्परिक संबंध स्थापित करती हैं। ठीक है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भागीदारी, परिचर्या प्रबंध, संसाधनों का उपयोग, ये सारे। अब देखिए, लगभग 1 घंटा हो गया है, प्रश्न भी यहाँ पे हैं, आप प्रश्न बना लेना। ठीक है, देखते जाओ। ठीक है, एक बार इसलिए मैं बोलता हूँ पीडीएफ आप खरीद लीजिए। ठीक है, पीडीएफ खरीद लेंगे, 200 फी है यार। सारे पीडीएफ आप बना आसानी से प्राप्त करके एक बार रिवाइज भी कर सकते हो बाकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका एंड होता है। अब हम कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने किन किन टॉपिक को कवर कर लिया है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टॉपिक हमने कवर कर लिया है। बताइए, 38 टॉपिक में से 6 टॉपिक कवर कर लिया है, बचा कितना है? 32। ठीक है, और ये 6 टॉपिक हमने 9 वीडियो में कवर किया है। ये 6 टॉपिक यहाँ तक हमने 9 वीडियो में कवर कर लिया है। अगर इन 6 टॉपिक को आप अच्छे से वीडियो को देखकर फिर पीडीएफ को लेकर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए आपके 30 नंबर पक्के हो गए हैं। इन 6 टॉपिक से लेकर 30 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। 30 नंबर आप आसानी से बना लेंगे। आप में एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा
कि हमने स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व तो पढ़ लिया है, इससे जो भी प्रश्न आएगा बना लेंगे। भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं को बाहरी रूप एवं योजना पढ़ लिया है, सारे प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संगठन है, इनके बारे में पढ़ लिया है, सारे प्रश्न बना लेंगे। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व को अच्छे से समझ लिया है, इससे जो प्रश्न आएंगे बना लेंगे। एनएम के लिए आचार संहिता पढ़ लिया है, जो प्रश्न आएंगे बना लेंगे। ठीक है, अब आपका एक टॉपिक और बचा है। ठीक है, इसके बाद आपका हेल्थ प्रमोशन वाला विषय यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 8 नंबर से। अब ये 7 नंबर जो है समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, काउंसलिंग है, ठीक है, परामर्श वाला है, ये एक ही वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा पार्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो में कवर हो जाएगा। लेकिन कब अब आगे यूट्यूब पे वीडियो आएगी, जब इस वीडियो पे, जो अभी ये वीडियो आप देख रहे हो, इस पे 200 प्लस लाइक हो जाएंगे तभी अगली वीडियो आएगी। नहीं तो भैया मुझे शौक़ नहीं है गला फाड़ के पढ़ाने का, ना तो मेरा कोई स्वार्थ है, ना तो मुझे पैसा मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से, ना आप ही लोग दे रहे हैं। मैं तो आप लोगों के हेल्प करने के लिए, जो आप लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का कोर्स खरीद के पढ़ रहे हो, वो भी ऐसे कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है। कोई तो ऐसा डीप में पढ़ा दे रहा है जैसे कि आपको पीएचडी करवाना होगा। और दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जितना अच्छा मैंने आपको पढ़ा दिया, कहीं पे कोई नहीं पढ़ाएगा। ये चीज़ मैंने जितना अच्छा से आपको पढ़ा दिया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, उतना अच्छा सा कोई नहीं दे पाएगा कंटेंट। ठीक है, अभी ये तो थियरी चल रही है। अगर आपने अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखा, ठीक है, तो भैया आपको एमसीक्यू की भरमार कर दूंगा मैं। इतने सारे प्रश्न बना दूंगा, सीधा दिमाग में छप जाएगी, पूरी थियरी ही छप जाएगी। आप ना केवल खुद परीक्षा में क्वालिफाई के लिए ज्ञान अर्जित कर पाओगे, बल्कि आप दूसरों को भी पढ़ा पाओगे, दूसरों को भी बता पाओगे क्या चीज़ ज़रूरी होती है, क्या चीज़ नहीं ज़रूरी होती है। हर एक चीज़ को सीख जाओगे आप पेपर आते आते टाइम। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। 200 लाइक प्लस होगा इस वीडियो पे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।